हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, मैंने एक टेस्ट सीरीज उत्तराखंड एलटी एग्जाम के लिए तैयार की है, जिसमें 7 डे 7 टॉप 7 मॉक टेस्ट के नाम से। प्लीज सभी उन विद्यार्थियों के लिए है जो अभी एलटी का एग्जाम देने जा रहे हैं नेक्स्ट कमिंग संडे को, तथा वो लोग भी इसको देख सकते हैं जो लोग अभी नेट नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑक्साइड इज द मोस्ट एसिडिक नेचर। देखिए, बेसिक सिंपल ये मेटल ऑक्साइड है, आप लोगों को पता होता है बेसिक होता है। तो पहली बात याद रखिए, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी होता है। अब सिंपली हमने क्या बोला कि इसका मतलब क्या होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी जब बढ़ेगी तो इसका मतलब एसिडिक नेचर बढ़ेगा, तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक करेक्टर कम होगा। तो सिंपली हम देखें, अब देखिए सारे के सारे एलिमेंट क्या है, सेम है, ऑक्साइड क्या है, सबके सेम है। बट अब डिपेंड किस पे करेगा, मेटल पे डिपेंड करेगा। अब देखो, जितना बड़ा साइज उसका आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही क्या होगा, कम होगा। अब जितना छोटा साइज उसका आयनाइजेशन एनर्जी उतना ज्यादा। तो यानी कि सिंपल बात हो गई, स्मॉलर साइज मीन्स हाई आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, एसिडिक नेचर बढ़ गया। अब किसका एसिडिक नेचर होगा, जो सबसे स्मॉलर साइज में होगा मेटल यहाँ पे ऑक्साइड के साथ। तो सबसे स्मॉलर क्या है यहाँ पे, बी है, क्योंकि सारे के सारे सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, तो यानी कि बी सबसे पहला एलिमेंट है, तो इसका साइज सबसे स्मॉलर होगा। सबसे स्मॉलर होगा तो इसके आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी तो इसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगा और बेसिक नेचर सबसे कम होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, BeO। तो करेक्ट आंसर इज मोस्ट एसिडिक इज BeO। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड इवन अल्कोहल ऑफ द कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस इज ड्यू टू देयर। अब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें, इफ यू नो दैट कि RC डबल बॉन्ड OH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस क्या बना देता है कार्बोक्सिलिक एसिड, हमेशा भी रिमेंबर ये डाइमर्स फॉर्म करता है H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, इनके बीच क्या बनता है, एक तो डाइमर्स भी बनाता है, दो चीजें होती हैं, डाइमर फॉर्मेशन करता है। डाइमर मतलब दो इंटरमोलिकुलर है हाइड्रोजन बॉन्ड, और इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो इसके कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। मान लीजिए आपसे चारों के बारे में पूछ दिया जाए कि एल्डिहाइड कीटोन, तो सबसे कम किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है। उससे ज्यादा किसका होता है, कीटोन का होता है। कीटोन से ज्यादा किसका होता है, अल्कोहल का होता है। और अल्कोहल से ज्यादा किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। अब देखिए, इसमें तो सबसे पहली बात है कि डाइमर फॉर्म कर रहा है। डाइमर फॉर्म कर मतलब टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है, और इसमें क्या बनना है, डाइमर भी बनना है और टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। इंट्रा नहीं, इंटर। इसमें केवल एक बॉन्ड बनता है, इंटरमोलिकुलर ही बनता है इसमें, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड बनता है। अब बात आती है कि इन दोनों में, देखो कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप होता है। जो ये कार्बोनिल ग्रुप होता है दो एल्काइल ग्रुप के बीच में होता है, तो इसमें पोलराइजेशन क्या हो जाता है, इस टाइम पे पोलराइजेशन ज्यादा होता है। क्या होता है, पोलराइजेशन मोर होता है। अब पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो यानी कि क्या होगा, चार्ज आएंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से क्या होता है, ज्यादा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज दैट। अब देखिए, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की बात करें, देखिए फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए के क्या होता है, 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस आर नॉट अपॉन आर। तो यानी कि पहली बात क्या, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डज नॉट डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट, नहीं डिपेंड करता है, ये गलत हो गया सीधे से।
द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, अब हाफ लाइफ क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर की, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, अब मान लीजिए ये तो सिंपल इक्वेशन होगी, अब इसके हाफ लाइफ क्या होती है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के होता है, ओके। और जो सेकंड ऑर्डर होता है, देखो द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन ए नॉट, क्या बताइए ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन का कोई टर्म नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड है, डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, क्लियर। अब ये तो टर्म तो यहाँ डज नॉट डिपेंड, द हाफ लाइफ ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड, अब देखो सेकंड ऑर्डर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर हाफ लाइफ टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन के इंटू आर नॉट। अब बताइए यहाँ पे आपको आर नॉट दिख रहा है, तो यानी कि ये क्या करता है, हाफ लाइफ सेकंड ऑर्डर जो होती है, हाफ लाइफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यानी कि इट डिपेंड्स, ये क्या करता है, डिपेंड्स करता है। The half life of second order does not depend upon it. A first order reaction can be catalyzed. No, the first order reaction does depend on reactant concentration. The rate of second order reaction does not depend upon the reactant concentration. So first order reaction does not depend and half life of second order does depends. तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये does depend है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द गिवन van der Waals constant for NH3, H2O2 and CO2 are respectively 4.13, 17, 0.244, 1.36 and 3.59. Which of the following gas is most easily liquefied? देखिए सिंपल, इसमें कुछ आपको याद नहीं करना है, हायर द वैल्यू ऑफ van der Waals constant, हायर वैल्यू ऑफ van der Waals constant means more liquefaction, easily liquefied। तो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, क्या van der Waals कांस्टेंट की सबसे ज्यादा वैल्यू, वो इजीली क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, 4.17 किसकी है, NH3 की, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, NH3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन अ वाटर ग्राम पर लीटर दे रखा है एट 298 Kelvin, the value of its solubility product KSP will be, given that molecular mass BaSO4 233 ग्राम। देखिए सॉल्युबिलिटी कितनी दे रखी है, एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.42 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम पर लीटर में दे रखी है। अब इसको किसमें, मॉलिक्यूलर मास से मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये मोल पर लीटर में हो जाएगी, क्योंकि हमको सबको किसमें निकालना है, मोल पर लीटर में निकालना है। तो आपका 2.42 अपॉन 233 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करके पहले बताओ इसके मोल्स कितने आ जाएंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.42 डिवाइडेड बाई 233, तो आपका आ जाएगा ये 0.01038 इंटू 10 की पावर -3। इसको मैं सॉल्व करूं, आगे ले जाऊं तो 1.03 इंटू 10 की पावर -5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब BaSO4 की ये सॉल्युबिलिटी आ गई, अब आ जाओ BaSO4 को ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, Ba2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, तो यहाँ ये कितना बन जाएगा, ये भी S निकलेगा, ये भी S निकलेगा, तो यानी कि KSP कितना आ जाएगा, S इंटू एस, S इंटू एस कितना आ जाएगा, S स्क्वायर, S की वैल्यू कितनी आई 1.03 इंटू 10 की पावर -5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे 1.03 इंटू 1.03 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, 1 मिनट, 1.03 इंटू 1.03 मल्टीप्लाई करके जो निकलेगा इसका स्क्वायर करेंगे 1.06 इंटू 5 टू 10 -10, तो लगभग 1.06 1 -10, देखिए -10 में कहाँ पे, तो ये आ गया 1.08 इंटू 10 की पावर
तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, अप्रोक्सीमेटली ये रहेगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैग्नीशियम रिएक्ट विद एन एलिमेंट एक्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड if the ground state of electronic configuration of X is this, the simplest. Magnesium का atomic number 12, 282, वैलेंसी कितनी 2 होगी, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी, ये मेटल है, सेकंड कितना है 1s2 2s2 2p3, यानी कि जो एलिमेंट X है 2 3 5 2 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2,5, तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी X की 3 आ गई, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Mg3x2, Mg3x2, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आयरन एक्सिबिट BCC structure at room temperature above 900 degrees centigrade it transferred to FCC structure. The ratio of density of iron at room temperature to that at 900 degrees centigrade. Assume molar mass and atomic radii of iron remain constant with temperature is. तो आपको निकालना क्या है, इनके रो का डिफरेंस यानी कि डेंसिटी का डिफरेंस। अब सबसे पहले रो इक्वल टू क्या होता है Zm अपॉन Na into Aq, ठीक है भाई। दूसरा, दोनों का रेडियस निकालो, देखिए टोटल जेड कितना हो जाएगा, एक है बीसीसी एक है एफसीसी, ध्यान से समझना। बीसीसी के लिए जेड कितना होता है 2 होता है, एफसीसी के लिए जेड कितना होता है 4 होता है। बीसीसी के लिए आर की वैल्यू कितनी होती है √3/4 ए इज इक्वल टू आर, यानी कि आप ए इक्वल टू बोले तो कितना हो जाएगा 4r अपॉन √, किया जाएगा। सेम यार एफसीसी के लिए जो आपकी रेडियस होती है वो r इज इक्वल टू कितना होता है a/2 √। अब a कितना आ जाएगा आपका 2√2, कितना आ जाएगा। अब आपको दोनों का क्या निकालना है, डेंसिटी का डिफरेंस निकालना है, तो रो ऑफ बीसीसी अपॉन रो ऑफ एफसीसी। तो रो ऑफ बीसीसी का मतलब क्या हो गया जेड एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब का मतलब ये बी लिख रहा हूँ बीसीसी के लिए, ठीक है ना, अपॉन जेड इंटू एम अपॉन Na इंटू ये एफसीसी के लिए ए ऑफ एफसीसी। देखिए उन्होंने क्या कहा, मॉलिक्यूलर मास दोनों के सेम है, तो Na कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा जेड, इसकी वैल्यू कितनी है 2 है बीसीसी के लिए, 2 इंटू ए ऑफ एफसीसी का ऊपर चले जाएगा, ये पार्ट ऊपर चले जाएगा, अपॉन जेड एफसीसी के लिए 4 होता है, और ये नीचे ए ऑफ बीसीसी आ जाएगा, ये कर जाएगा 2 टाइम्स, तो आपका आ जाएगा ए ऑफ एफ अपॉन 2 इंटू ए ऑफ बी आ जाएगा। अब देखिए इनकी वैल्यू रखिए यहाँ पे, ए ऑफ एफसीसी के लिए कितना है 2√2 ए क्यूब, यहाँ पे क्यूब लगाना हम भूल गए, ए क्यूब 2√2 और आर का क्या कर दोगे क्यूब अपॉन 2, तो ऐसे ही रहा आपका, और बीसीसी का कितना है 4r अपॉन √3 का, तो कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 √2 आर क्यूब अपॉन 2 इंटू 4 चौको 16 चौको 64 आर क्यूब, ये √3 ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 3√3, ठीक है ना। तो 16 16 4 64, √2 से √2 कैंसिल, √2 टाइम्स आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो आपका कितना बचा 3√3 अपॉन 4√2, तो आपका ऑप्शन है कोई 3√3 अपॉन 4√2, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अनस्टेबल टू फॉर्म MF6 3 नेगेटिव चार्ज। सिंपली की एलिमेंट which does not contain empty or d orbital, empty d orbital will not form
MF6 3 नेगेटिव आयंस। सिंपल सी बात है, इतने लोगों को कैसे वो कंज्यूम करेगा। तो आपका सिंपल कौन सा आंसर हो जाएगा? किसके पास इम्पिटी ऑर्बिटल नहीं होते? बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। तो इसके पास क्या आता है? 1s2 2s2 2p1। तो अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके भी जाएगा तो किसमें जाएगा? पी में जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट करके डी ऑर्बिटल, इसके बाद 2p के बाद क्या आता है? 3s आता है। तो इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If the structure of ClF3 in the structure of ClF3 the number of lone pair of a electron on the central atom। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसका शेप कैसा होता है। पहली बात अभी इसका शेप भी पूछा जाएगा। तो इसका सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, और हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है। Cl के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। फ्लोरीन के कितने? 7। कितने फ्लोरीन एटम है? 3। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? सच को 28। मैंने आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें देख लीजिए, मैंने एक इजी मेथड बता रखा है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो उसी मेथड का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो डिवाइड किससे करेंगे? 8 से। 8 3 जा 24, कितना आया? 4। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4। तो इसका टोटल आंसर कितना आ रहा है? 5। 5 का मतलब होता है sp3d होता है। अब इसमें टोटल आंसर तो 5 आया, अगर सेंट्रल एटम के साथ कितने जोड़ रखें? 3 एफ जोड़ रखें। तो इसका मतलब हो जाएगा इसमें 3 बॉन्ड पेयर हुए और 2 लोन पेयर हुए। अब जो इसका शेप हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन तो ये हो गया, मगर इसका जो शेप होता है याद रखना, वो टी शेप होता है। Cl बीचों बीच में एक एफ के, ठीक है ना, और एक एफ। इसका शेप क्या होता है? टी शेप होता है, ये भी याद रखना। अब देखो पूछा गया है कि इसमें लोन पेयर कितने, मैंने बता दिया 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर, टी शेप। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2 लोन पेयर। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट। अब सिंपल सी बात है कि जब हम एक जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है? बढ़ता है। टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होता है? बढ़ता है। बट 13 ग्रुप में ऐसा नहीं हो पाता है। किस केस में बस डिफरेंस आता है? गैलियम और एल्यूमिनियम के केस में गैलियम की रेडियस कम हो जाती है और एल्यूमिनियम की रेडियस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। थोड़ा सा याद रखना, 13 ग्रुप के एलिमेंट क्या होते हैं? बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। तो इस वाले में क्या होता है? थोड़ा सा चाहिए जाता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे होता है गैलियम इज स्लाइटली स्मॉलर देन एल्यूमिनियम ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है? शिल्डिंग। शिल्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो डी में जब गैलियम इसके बाद ये डालते हैं तो इसके बाद किसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं? डी ऑर्बिटल आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं? इनर ऑर्बिटल में आते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन किस में? आउटर ऑर्बिटल में जाकर के कहाँ आते हैं? इनर ऑर्बिटल में आते हैं। तो इनर ऑर्बिटल में आ गए तो वहां पे जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो जिसके कारण क्या हो जाता है कि गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन MnO4 द करेक्ट कोफिशिएंट। देखिए ये क्या है? एसिडिक मीडियम की क्वेश्चन है, इसको आपको बैलेंस करना, ठीक है ना। आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में है, तो आप क्या करेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है। MnO4 लिखिए, नेगेटिव चार्ज गिव्स टू, स्टेप बताऊंगा याद रखिएगा। Mn2 पॉजिटिव। सबसे पहले आपको करना क्या है कि दोनों साइड क्या Mn इक्वल है या नहीं है, चेक करना। दोनों साइड इक्वल है। अब ये एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, इस साइड में आपको H पॉजिटिव मिले तो एसिडिक मीडियम है, अदरवाइज बेसिक मीडियम है। अभी मैं एसिडिक मीडियम का रूल बता रहा हूँ। सबसे पहले एलिमेंट देखना है, Mn इक्वल है। अब ऑक्सीजन देखने, ऑक्सीजन इधर साइड है, इधर नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने। तो इधर 4 ऑक्सीजन थे तो हमने 4 H2 ऐड कर दिए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मेरे को कितना हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा? 8H। और H हमेशा किस फॉर्म में जोड़ेंगे? पॉजिटिव फॉर्म में जोड़ेंगे। जैसे ही H जोड़ दिए, अब देखेंगे टोटल चार्ज। तो इस साइड टोटल चार्ज कितना? 1 निगेटिव है और 8 पॉजिटिव है। तो यानी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ गया? 7 आ गया। इस साइड प्रोडक्ट साइड टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ गया? 2 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 5 का। अब देखो ये 5 किस साइड ऐड होंगे? जिस साइड ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसी साइड आप 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करो।
इस साइड पॉजिटिव चार्ज है, इसमें +2 है, तो इधर ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो इसी साइड आप इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन। दूसरा देखिए C2O4 2 नेगेटिव से आपका बन रहा है CO। वाटर को और इसको काउंट नहीं करना है, पहले ही बता दें। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या कहा, कार्बन को देखिए, कार्बन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो पहले कार्बन को बैलेंस किया, ट्वाइस हो गया। ऑक्सीजन देखिए क्या बैलेंस है, हाँ बैलेंस हो गया, यहाँ भी 4, यहाँ पे 2 दूनी 4। अब देखिए तीसरी बात क्या बताई मैंने, चार्ज। अब इधर कितने नेगेटिव चार्ज है, -2, इधर कितना है 0, कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस है 2। अब देखो इलेक्ट्रॉन किस साइड ऐड होंगे, जिस साइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। देखो -2 बड़ा या 0 बड़ा, जो बड़ा होगा, 0 बड़ा, कितना बड़ा, 2 बड़ा है डिफरेंस, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, देखिए कि इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है। इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा, और इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से करना पड़ेगा। 2 से करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इसको 5 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, जैसे ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, तो आपका क्या बचेगा, ट्वाइस MnO4 नेगेटिव, फिर C2O4 कितने बच गए, +5 C2O4 नेगेटिव। अब हाइड्रोजन आयन कितने हो गए, +3H पॉजिटिव। अब हमको तो इतना ही देखना ना, बाकी मेरे को प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं, ये इनका रेशियो पूछ रहा है, बाकी आप कर सकते हैं, हमको तो इतना ही चाहिए अभी। देखो MnO4 चाहिए, C2 और H निकाल दिए मैंने। MnO4 कितने हैं, 2 हैं, 2 ये आए इसमें और इसमें। C2O4 5 है, इसमें है 5, देखिए यहाँ पे नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, और इस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following condition will be favor the maximum formation of the product? ठीक है, आपका इक्वेशन क्या है, A2 ऑफ गैस प्लस B2 ऑफ गैस है, और ये क्या बना रहा है, X2 बना रहा है, गैस बना रहा है। यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, निगेटिव दे रखी है। ठीक है, डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव किलो जूल जो भी दे रखी है, ठीक है ना। तो जैसी डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव आई तो ये क्या होगी, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। हीट रिलीजेस का मतलब हमको लो टेम्परेचर रखना है, पहली बात लो टेम्परेचर, किसके लिए, मैक्सिमम प्रोडक्ट। एक तो लो टेम्परेचर यहाँ पे है, लो टेम्परेचर यहाँ पे, हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए हमको, हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, तो 1 और 2 में से कोई सही होगा। अब चलते हैं इसमें लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। प्रेशर की बात करते हैं, तो इस साइड देखो प्रेशर, नोट याद रखना, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, जब भी हम प्रेशर को बढ़ाएं, रिएक्शन will goes those direction where number of moles are less, moles are less। तो हम बताइए इस साइड मेरे कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, इस साइड कितने हैं, 1 मोल है। तो अब मैं क्या करूंगा, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो किस साइड और रिएक्शन जाएगी, जिस साइड मोल कम है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो हमको फेवरेबल कंडीशन बतानी है मैक्सिमम प्रोडक्ट की, तो हमको पहला तो लो टेम्परेचर मिला और दूसरा मेरे को प्रेशर जाता, तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट, when initial concentration of the reactant is double, the half life period of the zero order reaction क्या हो जाएगा। अब सबसे पहले जीरो ऑर्डर देखते हैं, क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने पढ़ा होगा Kt is equal to R0 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हाफ लाइफ कितना होता है, देखिए हाफ लाइफ के लिए हम क्या करते हैं, T इज इक्वल टू क्या डाल देते हैं, T हाफ डालते हैं, और R इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, R कंसंट्रेशन इज इक्वल टू R0 बाय, ये तो करते हैं हाफ लाइफ के लिए। तो अब आपका कितना हो जाएगा यहाँ से, T हाफ इज इक्वल टू R0 माइनस R इज इक्वल टू R0 बाई 2, और K भी था यहाँ, तो T हाफ इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, R0 बाई 2K हो जाएगा। इस K को मैं इधर ले जाऊँ, यानी कि यहाँ से क्या मिला आपको, T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R0, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन। अब क्या बोल रहे हैं आपको कि इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल कर दें, कंसंट्रेशन को डबल कर दूं, तो T हाफ भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इज आल्सो डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए
आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट PQR इन द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है ना। अब देखो क्या है, बेंजीन, इसके साथ रिएक्शन हो गया CH3 CH2 CH2 Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl। यही मेन पॉइंट आ गया। देखो जब ये AlC3 क्या करेगा, इसका ये लेगा, अभी मेरे इसको नहीं ले रहा हूं, आप इतना देखिए पहले, इसको रुक जाइए, इसकी बारे में बाद में बात करेंगे। पहला मेन चीज ये है हमारा, आप देखिए जब ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा, CH3 CH2 पॉजिटिव कार्बोकेटायन बनाएगा प्लस AlCl बनाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, तो क्या हो जाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये बनाएगा ये वाला कार्बोकेटायन। तो यानी कि जब बेंजीन के साथ ये रिएक्शन करेगा तो इसके किसी भी पोजीशन पे जुड़ेगा तो ये क्या बनाएगा, CH3 CH3, ये क्या बन गया किस, और एक H, ये सॉरी ये H, ये क्या बन गया, क्यूमीन बन गया। देखिए पहला यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, क्यूमीन बनेगा, यानी कि ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, हमको स्टेबिलिटी या तो ये होगा ये होगा, पहली बात कर रहे हैं। अब देखो क्यूमीन की आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई और उसके बाद देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर आपने पढ़ा होगा यही होता है COOH, तो ये CH3 CH3 है। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं H2O पॉजिटिव के साथ, तो हमारा ये क्या बन जाता है, ये वाला जो पार्ट है ये फिनॉल बना देता है, और दूसरा वाला क्या बना देता है, कीटोन बना देता है, CH3 डबल बॉन्ड O CH3। याद रखना ये पार्ट किस पे जुड़ जाता है, बेंजीन के साथ, तो फिनॉल बनाएगा। तो आपका दूसरा पार्ट क्या है, फिनॉल है, और तीसरा पार्ट क्या है आपका, कीटोन है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, डी, ये फिनॉल हो गया, ये कीटोन, जबकि इसमें क्या बना रहा है, अल्कोहल। ये आंसर सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, डी आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी फॉर्म अ ज्यूटराइन। देखिए ज्यूटराइन के लिए सबसे मेन कंडीशन क्या होती है, ज्यूटराइन के लिए कंडीशन ये है कि उसमें एसिडिक और बेसिक बोथ ग्रुप प्रेजेंट, बोथ ग्रुप प्रेजेंट। क्या एनिलीन में क्या एसिडिक बेसिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं, एनिलीन का फॉर्मूला ये होता है NH2, नहीं इसमें बेसिक है तो ये हो नहीं सकता आंसर। एसिटिलाइट नहीं हो सकता है, बेंजोइक एसिड नहीं हो सकता है, बचा क्या, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या होता है, C, एक साइड इसका क्या हो जाएगा, COOH ग्रुप होता है, एक साइड क्या होता है, NH2 होता है, और यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों के दोनों H, तो दोनों के दोनों ग्रुप इसके पास क्या है, प्रेजेंट है, तो ये क्या बना सकता है, ज्यूटराइन। ज्यूटराइन का मतलब क्या होता है कि अपना प्रोटॉन इसको देगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पे क्या बना देगा, ये NH3 को क्या बना देगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसका काम होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये प्रोटॉन डोनर, ठीक है ना, और ये क्या बना देगा, COO नहीं, ये ज्यूटराइन बना, ठीक है ना। इसी पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट भी होता है, जहां पे क्या होता है, इसका पीएच को हम इस तरीके से इक्वलाइज करते हैं कि ज्यूटराइन और ये इसको क्या आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम आ जाएगी। तीसरी बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा एमिनो एसिड ऐसा होता है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। देखिए ये क्या होता है, एक ही ऐसा एमिनो एसिड है जो केवल ऑप्टिकली क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं है, दो ग्रुप के आगे सेम हो गए। अदर जितने भी होते हैं, अदर एमिनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, बस ये हमेशा याद रखना, ग्लाइसिन इज द ओनली वन एमिनो एसिड व्हिच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये क्या बनाएगा, ज्यूटराइन में बनाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन एक्सिबिट dd ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म एज वेल। अब dd ट्रांजिशन कौन दिखाएगा, जिसके पास d में क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, d कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, will show dd transition and paramagnetic। बात करते हैं CR, CR का एटॉमिक नंबर कितना, 24, 3d 5 4s 1। इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, CrO4 2 नेगेटिव में +6 रहता है, तो +6 ऑक्सीडेशन करेंगे जैसे ही CR पे
+6 आया तो इसके पास क्या बचे 0, डी में कितना बच गए 0 इलेक्ट्रॉन, तो क्या डी ट्रांजिशन दिखाएगा, नो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नो। दूसरा Cr2O7, यार अगेन वही 3d5 4s1। अब देखो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आता है +6 आता है, हमेशा याद रखिए +6 आएगा, तो +6 आएगा तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे 0 बचे, तो ये भी क्या नहीं दिखाएगा डी ट्रांजिशन भी नहीं इसको करेगा और ना ही ये करेगा। अब आ जाता है MnO4 नेगेटिव, Mn का एटॉमिक नंबर 3d5 4s2 हुआ। अब MnO4 नेगेटिव में Mn पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +7, Mn में +7 आपके गए तो कितना बच गया 3d0 फिर बच गया भाई, 2 यहाँ से 5 यहाँ से 7 के साथ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या नहीं दिखाएगा डी ट्रांजिशन नहीं दिखाएगा। अब चलो Mn यही रहा 3d5 4s2। अब यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया +6, तो यहाँ से +6 जाएंगे जैसे ही तो कितना बचेगा 3d में 1 बचेगा, 1 बचेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन डी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है और ये क्या सिखा सकता है डी ट्रांजिशन शो करेगा, तो आपका आंसर क्या हो गया डी ऑप्शन। द ज्योमेट्री एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO, देखो NiCO4, Ni का 28 3d8 4s2 4p0। अब ये बताइए कि इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज है इस पे Ni पे, नो पॉजिटिव चार्ज, तो यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0 है इसमें, याद रखिएगा। इसका IUPAC नेम बहुत बार पूछा जाता है, तो टेट्रा कार्बोनाइल निकेल ब्रैकेट में G, ठीक है, स्मॉल से स्टार्ट। अब देखें तो कितने डी में कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 5 6 7 8, एस में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, पी एम्प्टी है, ठीक है ना, और डी भी एम्प्टी है। अब आ जाओ कि अब हमको पता है COS स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विल रीअरेंज होंगे, ये इलेक्ट्रॉन रीअरेंज होंगे तो ये क्या हो जाएगा रीअरेंजिंग स्टेट आएगी, तो क्या हो जाएगा सारे के सारे ये क्या हो जाएंगे पेयर्ड हो जाएंगे, 2 4 6 8 10, ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एक यहाँ जाएगा एक यहाँ, तो ये एम्प्टी हो जाएगा ये एम्प्टी हो जाएगा, और ये तो है इसकी इनको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को कितने एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए 4, क्यों हमारे पास कितने लिगेंड्स हैं 4, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 होगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा टेट्राहेड्रल होगा। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना है, अनपेयर्ड 0 है, सारे के सारे पेयर्ड है, तो म्यूज क्या हो जाएगा इसका 0 आ जाएगा, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। पहली बात देखो स्क्वायर प्लेनर है ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, यस इट इज अ टेट्राहेड, डायमैग्नेटिक, यस ये क्या होगा डायमैग्नेटिक, टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड A on treatment with Na gives B and with PCl pipe gives C. B and C react together to give diethyl ether. A, B and C in order. देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे Na दे रखा है, देखो Na इस Cl के साथ तो रिएक्शन करेगा नहीं, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, OH के साथ करेगा, OH के साथ करेगा, OH के साथ करेगा, तो आप कहाँ से स्टार्ट करें, A क्या माने C2H5OH, ये Na के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बेटा C2H5ONA बनाएगा, ये किसके साथ PCl5 के साथ रिएक्शन करे तो क्या बनाएगा C2H5Cl बन जाएगा। देखो विद A ये क्या बना रहा है B बना रहा है, एंड PCl5 के साथ C बना रहा है। अब जब B एंड C रिएक्ट कर रहे हैं, अब B का है C2H5ONA रिएक्ट कर रहा है Cl, उल्टा करके लिख दो, विलियमसन सिंथेसिस हो गई है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा NaCl, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे ट्राई कंडीशन, ओके C2H5O C2H5, ये क्या बन गई विलियमसन सिंथेसिस है, विलियमसन सिंथेसिस, तो क्या बन गया डाइथाइल ईथर, तो क्या पूछ रहा है कि डाइथाइल ईथर, तो ABC क्या होगा A हमारा ये हो गया, B हमारा ये हो गया, C ये हो गया, A
बी हमारा ए बी सी, ए बी यस, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज एक्सपेक्टेड टू मोर स्टेबल। अब देखिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले याद रखना कंजुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंजुगेशन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, अब देखिए पहली बात कि कंजुगेशन होना चाहिए, दूसरी बात कि लीस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होना चाहिए। कि इसकी जो दूरी होनी चाहिए वो लीस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब देखिए इसका रेजोनेंस में यहाँ पे कर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएगा? यहाँ चले जाएगा ना, यहाँ पे बनाओ, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चले जाएगा या नहीं चले जाएगा? NO2, और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड और ये ग्रुप तो यहीं पे रहेगा, तो ये क्या हो गया? अब अनस्टेबल हो गया क्योंकि ये डायरेक्टली किसके साथ जुड़ा है? NO2 ग्रुप के साथ जुड़ा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। NO2 क्या है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, या आप इसको माइनस एम ग्रुप भी बोलते हैं। तो जितना ज्यादा माइनस एम तो वहां पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी कम, तो इसकी भी कम होगी। देखो ये भी डायरेक्ट जुड़ा है, ये भी नहीं हो सकता। बात करते हैं इसकी, मान लीजिए रेजोनेंस दिखाए, पहली बात ये यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, फिर इसकी रेजोनेंस करेंगे तो फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो यहाँ पे तो नहीं आ रहा है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, और ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नजदीक डायरेक्ट NO2 के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, उससे पार है, जबकि और में सारे के सारे क्या आ रहे हैं? डायरेक्टली NO2 के कांटेक्ट में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जो कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, जो क्या करता है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या कर देता है? कम। Which of the following molecule represent the hybridization sp2 sp2 sps? देखिए कोई भी कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या लिख दो? sp3 लिख दो। इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 2, तो ए 2p माइनस करो, -2, कितना बच गया? s। ठीक है, सिंपली याद रखना कार्बन के पास डबल बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, तो हमेशा इसका जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2 रहेगा। कार्बन के साथ कहीं पे भी इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो इसका क्या हो जाएगा? sp रहेगा। मान लीजिए इस कार्बन के दोनों साइड से डबल बॉन्ड आए तब भी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp। तो अब बात करते हैं इसके सिंगल साइड से है, तो यानी कि इसका क्या हो गया? sp हो गया, इसका भी क्या हो गया? sp हो गया, इसका भी क्या हो गया? sp हो गया, और इसका भी क्या हो गया? sp हो गया, सारे के सारे। अब देखिए इसके एक साइड से डबल बॉन्ड है तो यानी कि ये क्या हो गया आपका? sp2 हो गया। इसके भी एक साइड से डबल बॉन्ड है, ये भी sp2 हो गया। इसके एक साइड से ट्रिपल बॉन्ड है, ये sp हो गया। इसके एक साइड से डबल ट्रिपल बॉन्ड है, sp हो गया। तो हमारा तो आंसर तो यही रहा, मगर फिर भी देख लीजिए ये क्या हो गया? एक साइड से डबल बॉन्ड तो sp2, ये एक साइड से डबल बॉन्ड sp2, ये भी sp2 क्योंकि एक साइड से डबल बॉन्ड, और एक साइड से डबल बॉन्ड sp2। इस पे कोई डबल बॉन्ड नहीं तो sp3, एक साइड से डबल बॉन्ड तो sp2, एक साइड से डबल बॉन्ड तो sp2, इस पे कुछ नहीं तो ये sp3। तो हमारा आंसर तो क्या है? बी सेकंड वाला है। बट हमने एक कैलकुलेशन मेथड कि कार्बन पे एक डबल बॉन्ड आए तो किधर साइड से? sp2, एक ट्रिपल बॉन्ड आए तो sp, और दोनों साइड से डबल बॉन्ड रहे तो sp, अदरवाइज वो क्या रहेगा? sp3 रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।